अच्छा, तो हमने पहले डिस्कस किया था हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स के बाद हम बेसिक अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपको पता है पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है। पैंक्रियाज में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक ना कुछ साइट्स होती हैं जिसमें वो हार्मोन स्टोर होते हैं। उन स्पेसिफिक साइट्स को हम कह देते हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस, या फिर हम उसको आइलेट्स भी कह सकते हैं, मतलब दोनों कह सकते हैं। तो उनमें कौन कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं आप देख सकते हैं। इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमैटोस्टेटिन है और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। मतलब ये चारों हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस ऑफ द पैंक्रियाज। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कि हमने ग्लूकागोन में क्या क्या स्टडी करना है। हमने डेफिनेशन देखनी है, इसकी केमिस्ट्री देखनी है, सिंथेसिस देखनी है, फंक्शंस देखने हैं, रेगुलेशन देखनी है। रेगुलेशन में हम यही देखेंगे ना कि कहाँ पे ज़्यादा इसकी सक्रीशन हो रही है, कहाँ पे कम सक्रीशन हो रही है और किस वजह से ज़्यादा और कम सक्रीशन हो रही है। ठीक है, और डिजीज़ के बारे में देखेंगे और एंड पे हम छोटी सी मतलब इसका व्यू लेंगे किसमें, फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस में। चलिए अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन है इसकी, आ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस, स्पेसिफिकली अल्फ़ा सेल्स। मतलब जो ये सेल मतलब हार्मोन है ना ग्लूकागोन, ये मतलब कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। आपको पता है हार्मोन्स की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और थर्ड वाला होता है जी डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड, जिसको हम टायरोसिन कहते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट नेचर है। तो इसकी जो नेचर है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की, ये प्रोटीन इन नेचर है ना। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय द सेल्स। कौन से सेल्स हैं? अल्फ़ा सेल्स हैं। अल्फ़ा सेल्स मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे हैं, आइलेट्स ऑफ द लैंगरहांस। लैंगरहांस में अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो मतलब कि इस हार्मोन की सक्रीशन करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मतलब अल्फ़ा सेल्स हैं ये। इसके अलावा अगर आप इंसुलिन की थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो उसमें आपने देखा था अल्फ़ा और बीटा चेन होती हैं, जबकि इसमें सिर्फ अल्फ़ा चेन्स होती हैं जो इसकी सक्रीशन करती हैं। इसके बाद हम ना इसकी मतलब कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। किसके थ्रू करती है? सेल और रिस्पायरेशन के थ्रू। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रिस्पायरेशन का थोड़ा सा पढ़ा था जब हमें सर ने कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म का पढ़ाया था। उसमें ये था कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है ना वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब रिस्पायरेशन होती है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और एटीपीज़ जो होते हैं वो हमें पता है कि वो एनर्जी है। तो मतलब अगर हम उसको बोलेंगे एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं या एटीपीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक सिंपल सी मतलब कि एक ही बात है। फिर हम सेकंड बात बोलेंगे कि ये एंटागोनिस्टिक है किसके? इंसुलिन के। इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट कैसे हैं? आपको पता है कि हमारी जो बॉडी में इंसुलिन सक्रीट हो रही है, मतलब इंसुलिन की जो सक्रीशन है वो किस लिए होती है? वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए होती है। जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन सक्रिएट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो इंसुलिन आती है जो उस ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज को कम करती है। ठीक है, और जो ग्लूकागोन है ये कब रिलीज़ होता है? ये तब रिलीज़ होता है जब हमारे ब्लड में बहुत कम ग्लूकोज का लेवल होता है, मतलब शुगर लेवल है ना, ब्लड शुगर लेवल वो बहुत लो कर जाता है। तो फिर ग्लूकागोन सक्रीट होता है और वो ग्लूकागोन क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। एमरजेंसी सिचुएशन, मतलब मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि मतलब आप ना सिंपल सा एक अपने माइंड में देखें कि हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में हमारी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो यूटिलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो जब वो एनर्जी यूटिलाइज होती है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें मतलब कि जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। आई होप आपको समझ आई है। अब हम इसकी ना केमिस्ट्री को देखते हैं और इसकी हाफ लाइफ को देखते हैं। तो ग्लूकागोन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विद अ मॉलिक्यूलर वेट 3485 डाल्टन्स। ठीक है, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इसकी मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपने देखा है कि 3485 डाल्टन है। अच्छा, इसकी जो हाफ लाइफ है ना वो कुछ बुक्स में बताया गया है कि 3 to 6 मिनट्स है और कुछ में इसकी 5 मिनट बताया गया है। तो जो मोस्टली इसकी जो यूज्ड होती है ना मतलब बुक्स में, या मतलब ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि इसकी हाफ़ लाइफ है वो 5 मिनट को ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वैसे 3 to 6 भी गलत नहीं, क्योंकि 3 to 6 मिनट के मतलब अंडर मतलब इसकी मतलब कि हाफ़ लाइफ होती है।
अच्छा, अब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। आपने ये स्ट्रक्चर देखा है कि जो ग्लूकाकोन है इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसमें ना 29 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। वो अरेंज्ड होते हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में। जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अल्फ़ा सेल्स की चेन है, ठीक है। अल्फ़ा सेल्स है ना, उसकी चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की। और सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि ये पॉलीमर होते हैं, ग्लूकोज के लिंक करते हैं बाय अल्फ़ा 1,4 एंड बाय अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको पता है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में दो कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्ड बनाते हैं तो उसको जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो अभी आप ये देखेंगे कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं यानी जो वाटर रिलीज़ हुआ है और एक बॉन्ड बन गया है, इसको हम बोलेंगे कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अच्छा, ये आप देखेंगे ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन 4 है, इनके दरमियान जो बॉन्ड मतलब कि बन रहा है वो बना है अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड, क्योंकि पोजीशन 1 और 4 के दरमियान है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड बना है, लेकिन ये देखिए ऊपर ये है पोजीशन फर्स्ट, ये है पोजीशन 6, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ना वो अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? अल्फ़ा 1,6, क्योंकि ये पोजीशन फर्स्ट और 6 के दरमियान है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये नीचे देखिए, वैसे ही मैंने छोटा सा एक स्ट्रक्चर लिया है, ये भी ग्लूकाकॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना 1 अल्फ़ा 4 और 1